गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ जाइए सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल क्वेश्चंस और हम्म आ गया बेटा, आ गया, डोंट वरी, मत आ गया हम। राधा कृष्ण सभी को। तो डियर लर्नर्स, ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सम स्पेशल क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे इसका पर्पस है कि जो हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यूसेज होते हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिले, कॉन्सेप्ट जो हम नहीं जानते हैं वो हम सीख जाएं। और उसके बाद में ये होता है कि काफी कुछ हमने जो पहले पढ़ा होता है, काफी ज्यादा हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ओवर द टाइम अगर हम चीजों को रिवाइज ना करें तो वो स्लिप हो जाती है हमारे माइंड से और हम उन कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं या उनसे रिलेटेड हमारे दिमाग में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस क्लास का बेसिकली पर्पस यही है कि इस तरीके की चीजें जो आपने पहले पढ़ी हैं या आपने सीखी हैं, आप जानते हो, ठीक है, उनका एक रिवीजन हो जाए, एक एक उनका क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट्स का और क्वेश्चंस का हो जाए, कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं। तो इस क्लास का पर्पस यही है कि बच्चों को कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएं और कुछ उनके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जो हो सकता है वो भूल गए हों या उनसे रिलेटेड कोई डाउट्स वगैरह दिमाग में आ गए हों, तो वो एक बार में क्लियर हो जाए और उनके कंफ्यूजन्स खत्म हो जाए। ओके। मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसमें, हाँ, इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं बच्चे, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। बात ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां पर क्या है बच्चे कि एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसको, ये ए है और एक है ये बी है। मोहन गेव द बुक द मैन, मोहन गेव द मैन द बुक। सबसे पहले आपको ये बताना है क्या ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। अगर ये दोनों सही हैं, कोई बात नहीं है। अगर गलत है तो कौन सा गलत है, दोनों ही गलत हैं या कोई एक गलत है, और जो गलत है हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। मोहन गेव द बुक द मैन, मोहन गेव द मैन द बुक। बिल्कुल, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है। मतलब आप बेसिकली ये समझिए कि ये जो हमारा सेशन है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, कि मतलब दिमाग पे थोड़ा सा जोर पड़े, चीजें जो हम पढ़ लेते हैं उनको सोचने की, उनको समझने की कोशिश करें, उनको रिकॉल करें, ठीक है, कि जो हमने पढ़ लिया है उसको। हम्म सारे बच्चों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहन गेव द बुक द मैन, मोहन गेव द मैन द बुक। हम्म फर्स्ट करेक्ट, बीइंग करेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। बोथ आर रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, ए राइट। ओके, वेरी गुड। तो कुल मिला के तुम लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, बढ़िया। हम्म गिव डाई ट्रांसिटिव है, दो वाले सही हैं। हाँ, बढ़िया। ओके, अब देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, ये समझने के लिए आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा। वो ये है कि जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे गेव है, ये एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। इसके साथ में हम व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई यूज करते हैं, पता है। देखिए, जिन वर्ब्स के बाद में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाईज यूज होते हैं वो डाई ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। ये बच्चे जो बात जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते वो आगे ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल, कमल सोल्ड, एक मिनट बच्चे, कमल रिवाइज्ड द चैप्टर। हमने ये सेंटेंस लिखा, कमल रिवाइज्ड द चैप्टर। दूसरा हमने लिखा, कमल इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, कमल इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। तो ये दो सेंटेंसेस हमने लिखे बच्चे। हाँ, गुड इवनिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान से। अच्छा, कलर नहीं दिखाई पड़ा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक काम करते हैं, रुक जाओ, हम यहां पर समझते हैं इस बात को। आ जाओ यहां समझते हैं। देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल रिवाइज्ड द सिलेबस
दूसरा हमने लिखा कमल इनवाइटेड, कमल इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। तीसरा हमने लिखा कमल, कमल gave his friends a gift। अब ये जो सेंटेंसेस है ना बच्चों, थोड़ा सा इनको एक बार समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आई कैंट सी क्लियरली। अब बेटा आप ध्यान से देख पाओगे। कमल रिवाइज द सिलेबस, कमल इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स एंड कमल गेव हिज फ्रेंड्स ए गिफ्ट। कमल का ही एग्जाम्पल क्यों लाते हैं? असल में कमल जो मैं वर्ड यूज करता हूँ, देखो अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो जो मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ मैं उसमें कमल, सरल, मोहन, ये वर्ड्स ज्यादा यूज करता हूँ। कई बार राम श्याम भी यूज कर लेता हूँ। ये शॉर्ट नेम्स होते हैं, शॉर्ट नेम्स होते हैं, इजी टू प्रोनाउंस होते हैं, इजी टू स्पेल होते हैं, इजी टू राइट होते हैं। दैट्स व्हाई यूज दिस नेम्स। ठीक है। समटाइम्स स्टूडेंट थिंक दैट व्हाई डू दे यूज ऑलवेज कमल, सरल, विमल, मोहन, सोहन, व्हाई दीज वर्ड्स? दीज आर इजी टू यूज वर्ड्स बच्चे, ये इजी टू यूज होते हैं, इजी टू प्रोनाउंस होते हैं, इजी टू राइट होते हैं। दैट्स व्हाई ओनली। ओके। हाँ। अब यहां पर एक बात समझना मेरी, ये जो हमने वर्ब्स लिखे हैं ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये जो हमने वर्ब्स लिखी हैं बच्चे, जैसे हमने रिवाइज्ड वर्ब लिखी है, इनवाइटेड वर्ब लिखी है और गेव वर्ब लिखी है, ये वर्ब्स हमारी ट्रांसिटिव हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हो। ठीक है। जैसे द सिलेबस ऑब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। हाँ। अब हमें ये पता करना है कि हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता है कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो देखिए उसके लिए आपको क्या समझना है कि वर्ब के बाद में लिखे गए व्हाट या हुम के रिप्लाई जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमने लिखा कमल रिवाइज द सिलेबस, देन कमल रिवाइज्ड व्हाट डिड ही रिवाइज, तो व्हाट का रिप्लाई हो गया सिलेबस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हमने लिखा कमल इनवाइटेड हुम डिड ही इनवाइट, तो ये हिज फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो व्हाट और हुम के रिप्लाई होते हैं ना बच्चे, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। मतलब ये बेसिक बात है, अगर आप लोग पहले से नहीं जानते हैं तो इसको बाद से हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में जो हम वर्ब के बाद व्हाट और हुम के रिप्लाईज लिखते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनमें से जो व्हाट का रिप्लाई होता है, व्हाट का रिप्लाई जो होता है वो थिंग्स के लिए यूज होता है। व्हाट का रिप्लाई थिंग्स होती हैं। ठीक है। और हुम का रिप्लाई पर्सन होते हैं। हुम का रिप्लाई जो होते हैं वो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स। ये बात ध्यान रखनी है। तो वर्ब के बाद में लिखे गए व्हाट और हुम के रिप्लाई जो होते हैं ना बच्चे, वो ऑब्जेक्ट होते हैं। व्हाट का रिप्लाई थिंग्स होती हैं, हुम का रिप्लाई पर्सन्स होते हैं। ये ध्यान रखना है एक बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जिन वर्ब्स के बाद में केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखा जा सकता है, केवल एक ही का मतलब या तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, इन्हें हम कहते हैं मोनो ट्रांसिटिव वर्ब्स। मोनो ट्रांसिटिव वर्ब्स। ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स की एक कैटेगरी होती है मोनो ट्रांसिटिव। मोनो ट्रांसिटिव का मतलब, मोनो का मतलब वन होता है बच्चे। अब मोनो ट्रांसिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, या तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई। जैसे रिवाइज के साथ में व्हाट का रिप्लाई आ गया, हुम और इनवाइटेड के साथ में हुम का रिप्लाई आ गया, तो ये दोनों मोनो ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो होती हैं डाई ट्रांसिटिव। डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स, वो डाई का मतलब टू होता है, ध्यान रखना। डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके साथ में व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई यूज होते हैं। अगर मान लीजिए कोई वर्ब ऐसी है जिसके साथ व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई यूज होते हैं या यूज किए जा सकते हैं, तो वो डाई ट्रांसिटिव है। इसमें देखो कमल गेव व्हाट अ गिफ्ट हुम हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर हमें व्हाट और हुम दोनों के रिप्लाई हमने लिख दिया, तो ये डाई ट्रांसिटिव वर्ब हो गई क्योंकि इसके साथ हमने दो ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है। अब इनमें से जो व्हाट का रिप्लाई होता है बच्चे, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक मिनट। यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो व्हाट का रिप्लाई होता है ना बच्चे, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझ लीजिए। जो गुड इवनिंग बच्चों,
जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, whom का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको तब टर्म यूज करनी है जब किसी वर्ब के साथ में दोनों लिखे हों। जो मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, जो मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो उस सिंगल ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं कहते। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि जो हिज फ्रेंड्स है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। 10 लेबर्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल एक ऑब्जेक्ट है। हिज फ्रेंड्स यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब वर्ड यूज किया करो जब कोई वर्ब डाई ट्रांसिटिव हो जिसके साथ में दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट लिखे हो, व्हाट का रिप्लाई भी लिखा हो, हुम का रिप्लाई भी लिखा हो, तो वो डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, और उनमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। लेकिन जो मोनोट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में केवल एक ही ऑब्जेक्ट यूज हो पाता है, या तो व्हाट का रिप्लाई या हुम का रिप्लाई, ठीक है, उनको केवल ऑब्जेक्ट कहा करो, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मत कहा करो। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हमने कॉन्सेप्ट समझा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे क्लियर करना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, होता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेसिपिएंट और बेनिफिशरी होता है। बेनिफिशरी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब का। रियल ऑब्जेक्ट वर्ब का हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बेनिफिट होने वाला, लेने वाला पर्सन होता है या उसको रिसीव करने वाला पर्सन होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिशियरी होता है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट वर्ब का नहीं होता है। ये आपको समझना है। जैसे कि मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे गेव मी फूड, दे गेव मी फूड। तो देखो, फूड हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो मी हमने लिखा है ना, ये रेसिपिएंट है कि इन्होंने फूड दिया, तो फूड मिला किसे, किसने रिसीव किया फूड को, तो मी, तो ये रेसिपिएंट है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दे गेव फूड टू मी, दे गेव फूड टू मी, मतलब हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। या मान लो मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, दे बॉट मी अ फोन, दे बॉट मी अ फोन, कि उन्होंने मुझे एक फोन खरीद दिया। मान लीजिए पेरेंट्स ने मुझे एक फोन खरीद दिया, तो मैंने लिख दिया दे बॉट मी अ फोन। तो इसमें जो मी है ना वो रेसिपिएंट नहीं है। रेसिपिएंट हमेशा ध्यान रखना उन वर्ब्स के साथ में यूज होता है, रेसिपिएंट उन वर्ब्स के साथ में होता है जो वर्ब किसी तरीके का ट्रांसफर शो करें। कि मान लीजिए किसी ने एक चीज को किसी दूसरे को भेज दिया, या किसी ने एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो जहां पर ट्रांसफर होता है वहां पे कोई रेसिपिएंट होता है। जब किसी एक चीज को हम दूसरे पॉइंट पर भेजते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट से वो जाती है वो पॉइंट फ्रॉम होता है, जिस पॉइंट में उसको रिसीव किया जाता है वो पॉइंट टू होता है। अब ये जो बॉट वर्ब है ना, ये बॉट वर्ब जो है वो ट्रांसफर नहीं शो करती। ठीक है, जैसे गिव वर्ब है ट्रांसफर शो करती है कि अगर हम कोई चीज गिव कर रहे हैं किसी को तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन बॉट वर्ब ट्रांसफर नहीं शो करती। क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं शो करती, तो जो मी है ना, ये हमारा रेसिपिएंट नहीं है, ये बेनिफिशियरी है। कि फोन किसी ने मुझे खरीद दिया, फोन का फायदा मुझे मिलेगा, तो मी बेनिफिशियरी है। तो अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, दे बॉट अ फोन फॉर मी। ठीक है, दे बॉट अ फोन फॉर मी। हाँ, दे बॉट अ फोन फॉर मी। अब देखो समझना, हमने इतनी देर में क्या सीखा, हमने इतनी देर में ये सीखा कि जब किसी डाई ट्रांसिटिव वर्ब के साथ में हम व्हाट और हुम का रिप्लाई लिखते हैं, तो उनमें से जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली वर्ब का रियल ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बेनिफिशियरी होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है या उससे बेनिफिट लेता है। ठीक है, वो होता है। अब अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को यूज करें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, ठीक है, तो हमें कोई प्रेपोजिशन नहीं लिखनी होती।
लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें, तो अगर हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेसिपिएंट हुआ तो उसको प्रीपोजिशन टू के साथ लिखना पड़ेगा। अगर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो मतलब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बेनिफिशियरी हुआ तो उसको प्रीपोजिशन फॉर के साथ लिखना पड़ेगा। तो जब हम फॉर प्रीपोजिशन लिखते हैं तो इसका मतलब वो हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना वो बेनिफिशियरी था। बेनिफिशियरी की प्रीपोजिशन होती है फॉर, रेसिपिएंट की प्रीपोजिशन होती है टू। तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेसिपिएंट होता है या उसका बेनिफिशियरी होता है। अगर वो उसका बेनिफिशियरी है तो आपको प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी फॉर। अगर वो उसका रेसिपिएंट है तो आपको प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी टू। तो कुल मिला के बात है कि आप टू लिखोगे या फॉर लिखोगे, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वो किस रोल में है, बेनिफिशियरी के रोल में या रेसिपिएंट के रोल में। रेसिपिएंट तभी कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है जब वर्ब ये शो करती हो कि एक जगह से दूसरी जगह को भेजा गया है। ठीक है, किसी भी मीन्स के थ्रू अगर एक चीज को दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो जो रिसीव कर रहा है उसके साथ में टू आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। अगर पहले से नहीं पता था तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम किसी वर्ब के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लिखनी है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी। वो प्रीपोजिशन डिपेंड करेगी इस बात पे कि जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बेनिफिशियरी है या रेसिपिएंट है। अगर वो बेनिफिशियरी है तो फॉर लिखना पड़ेगा, रेसिपिएंट है तो टू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे वापस। मेन क्वेश्चन हमारा ये था, मोहन गेव द बुक द मैन। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो बुक है ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है। द मैन जो है हुम का रिप्लाई है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर द मैन जो है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द बुक जो है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें पहचानना था। अगर आप लोगों को पहले से ना पता हो तो ये अब अपना पहचान लेना। ठीक है, बहुत ही डीपली बता रहे हैं, इसीलिए हमने लिख दिया था कि स्पेशल क्लास है। देखिए, एग्जामपुर एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे एक अपनी क्लास स्टार्ट हुई है शाम को 5 से 10। उसमें मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मतलब बेसिक से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और ये जो हमने इस समय अपनी क्लास रखी है ये हमने थोड़ा सा एडवांस टाइप का, मतलब एडवांस्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से चीजों को समझने के, जो बच्चे समझ सकते हैं, जो सीख सकते हैं टेक्निकल, ये उनके लिए क्लास है बेसिकली। ठीक है, और जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, जो बहुत हल्के लेवल से इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, उनके इतने कॉन्सेप्ट डीप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपका 5 से 10 एक रैंकर्स बैच बना है एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर, और उसमें मेरी क्लास रोज होती है 6 से 7, 6 PM to 7 PM। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे देखो, पता है क्या हमने पढ़ा था कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो कोई प्रिपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मोहन गेव द मैन द बुक। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख देंगे तो फिर हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी, या तो टू या फिर फॉर। जब हम कोई चीज किसी को देते हैं तो वो रिसीवर हो जाता है उसका, उसने उसको रिसीव किया होता है, तो इसीलिए प्रिपोजिशन लिख देंगे टू। तो ये इसका आंसर है, मतलब ये वाला सेंटेंस जो हमारा बी है ये सही है, और ये जो सेंटेंस ए है ये गलत है। हम्म, ठीक है बेटा, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो 5 से 10 जो रैंकर्स बैच बनाए बेटा, उसमें मैं बहुत बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और वो उसमें मेरी क्लास 6 PM to 7 PM होती है एवरीडे। तो कुल मिला के जो दोनों हमने क्वेश्चंस लिखे, मोहन गेव द बुक द मैन एंड मोहन गेव द मैन द बुक, इनमें से ये वाला गलत था, ये वाला सही था, क्योंकि इसमें हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिख रखा है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखेंगे, ठीक है, तो हमें प्रिपोजिशन लिखनी पड़ेगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूं, मुझे सॉल्व करके दिखाना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल टोल्ड मी अ स्टोरी। ठीक है, अब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। मैं इसका पैसिव बना देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया, मैं इसके पैसिव बना देता हूं। एक मैं इसका पैसिव ये लिख देता हूं, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय कमल। ठीक है बच्चे, दूसरा मैं लिख देता हूं, अ स्टोरी वॉज
टोल्ड टू मी बाय कमल। बताओ कौन सा सही। फिर से समझ लीजिए मैं पूछ के आ रहा हूं। ये हमने एक सेंटेंस लिखा, कमल टोल्ड मी ए स्टोरी, और हमने इस सेंटेंस को ना पैसिव बना दिया बच्चे। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है। अब हमें ये बताना है कि अगर हम उस सेंटेंस को पैसिव बनाएंगे तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। इट्स नॉट हाई लेवल, ये हाई वाई कुछ नहीं है, ये ऐसे नॉर्मल है, बस इसमें थोड़ा सा उतने इजी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जितने मैं उस पर डिस्कस करता हूँ 6 to 7 में। हाँ, अब देखो ये जो हमने लिखा ना, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाई कमल, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई कमल, इसमें क्या है यहां से समझना। ये जो मी है ये हुम का रिप्लाई है, स्टोरी जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। तो अ स्टोरी जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना बच्चे। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो प्रिपोजिशन नहीं लिखनी है, अदरवाइज हमें प्रिपोजिशन लिखनी है जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए है क्या, हमने इसमें से जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था ना स्टोरी, उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनके दो पैसिव बन जाते हैं। जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं उनके दो पैसिव बनते हैं। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को भी सब्जेक्ट बना के पैसिव बना सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर आपको समझना ये कि हमने क्या किया, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बच गया बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा होगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिना प्रेपोजिशन के यूज होगा, अदरवाइज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रेपोजिशन के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो बताने का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास है आपने दूसरे को दे दी, मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट आपने नहीं दिया लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी वो आपसे अब इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंच गई। तो जो टेल वर्ब है ना ये ट्रांसफर शो करती है, ट्रांसफर बाई स्पीच, कि स्पीच के थ्रू आपने एक बात को दूसरे तक ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ट्रांसफर जब हम किसी चीज को करते हैं तो जो भी उस ट्रांसफर को रिसीव करता है, ट्रांसफर की गई चीज को, वो रेसिपिएंट होता है, तो उसके लिए प्रिपरेशन टू आ गई। तो ये जो हमने लिखा सही है और ये वाला गलत है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाई कमल गलत है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई कमल ये सही है। ठीक है बच्चे, अ स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाई कमल गलत है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई कमल सही है। ऐसा क्यों हुआ समझ लेना, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मी है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज वी नीड टू यूज सम प्रेपोजिशन। ठीक है, यहां तक आगे चलो। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, आप में से किसी बच्चे ने, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, एक बार समझना। क्वेश्चन ये है, किसी बच्चे ने लिखा ही रोट मी अ लेटर, ठीक है। अब अगर हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखें तो हम इसको क्या लिखें, हम ऐसे लिखें, ही रोट अ लेटर टू मी, ठीक है। या हम इसको ये लिखें, ही रोट अ लेटर फॉर मी। मतलब क्या लिखना सही होगा, चलो एक बार तुम लोग अपना ओपिनियन बताओ, एक बार बच्चे इसको ये बताओ। जैसे ही हमने लिखा ना ही रोट मी अ लेटर, अगर हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करके लिखें तो कैसे लिखें। यहां पर देखिए हमने क्या किया, यहां पर हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा, ऐसे किया हमने। अब मान लो, एक मिनट बच्चों, अब मान लो अगर हम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में प्रेपोजिशन लिखनी पड़ेगी। अब हमने कहा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में हम टू या फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू तब जब वो रेसिपिएंट होता है, फॉर जब वो बेनिफिशियरी होता है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करें।
बताओ बच्चे। नहीं नहीं नहीं, बोथ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखें, मान लीजिए हमने सेंटेंस लिखा है, अब अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करके लिखें तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये सही है या इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये सही है या दोनों में से कोई भी सही है? मतलब क्वेश्चन ये नहीं कि ये दोनों सही हैं दोनों गलत हैं। क्वेश्चन ये है कि ही रोट मी अ लेटर को अगर हम ट्रांसफॉर्म करके लिखें तो उसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ए होगा, ही रोट अ लेटर टू मी, या ये बी होगा, ही रोट अ लेटर फॉर मी। तो क्वेश्चन तो ये है ही नहीं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्वेश्चन तो ये है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। भाई वो जो एक्चुअल क्वेश्चन है, ही रोट मी अ लेटर, उसका एक्चुअल मतलब उसका करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए? ही रोट अ लेटर टू मी या ही रोट मी अ लेटर, सॉरी, ही रोट अ लेटर टू मी या ही रोट अ लेटर फॉर मी। चलो, अब मैं बताता हूं इसका क्या होगा। इसका सही होगा ये, ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। ही रोट मी अ लेटर का मतलब ये होता है कि किसी ने मुझे लेटर भेजा, ठीक है। ही रोट मी अ लेटर का मतलब बच्चे ये होता है कि उसने मुझे लेटर भेजा, तो मैं रेसिपिएंट हो गया। क्योंकि जब देखो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई नहीं बताए तो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक मिनट। हाँ नकुल, हाँ नकुल, गुड इवनिंग। नहीं बताइए। घर पे माता, हाँ, ओके। चलो बच्चों, एक ऐसे जरूरी कॉल आ गई थी बीच में। हाँ, तो बात यहां पर ये हो रही थी कि जो हमने लिखा ना, ही रोट मी अ लेटर, इसका मतलब ये है कि उसने मुझे एक लेटर लिखा। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना तो ये होगा। अच्छा, मैं बता क्या रहा था, अब बच्चा इसमें सोचेगा इसमें कोई ऐसी वर्ब तो हमने लिखी नहीं जो ट्रांसफर या वो मतलब ट्रांसफर शो करती हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, ऐसा नहीं है। यहां पर ट्रांसफर है, ध्यान से देखो। अगर कोई लेटर लिखेगा, मान लीजिए किसी ने लेटर लिखा, तो आप क्या मान के चल रहे हो कि लेटर रख के रख लेगा? मान लीजिए लेटर अगर कोई लिखेगा तो रखने के लिए नहीं लिखता ना। अगर कोई लेटर लिख रहा है तो ऑब्वियस बात है, ये अंडरस्टूड है कि उसने फिर भेजा भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ही होगा। लेकिन अब दूसरी बात है, दूसरी बात ये कि ये वाला जो सेंटेंस हमने लिखा है ना, ये गलत नहीं है, सही ये भी है। मतलब ये भी सही है, लेकिन इसका मीनिंग उसके मीनिंग से डिफरेंट है। तो ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो ऐसे करोगे, लेकिन अगर कहीं पे ये भी लिखा होगा तो ये गलत नहीं है, सही है। इसका मतलब पता क्या बच्चे? ही रोट अ लेटर फॉर मी, इसका मतलब है कि उस पर्सन ने मेरे लिए लेटर लिखा है। लेटर का कोई बेनिफिशियरी नहीं होता, दिमाग यूज क्या करो, मतलब ऐसी बातें मत किया करो इमेच्योरिटी वाली। ठीक है, हम इस समय जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये छोटे बच्चे नहीं है, स्कूल कॉलेज वाले बच्चे नहीं है। थोड़ा सा कोई भी चीज मानने से पहले, बोलने से पहले सोचा करो। किसी बच्चे ने कहा कि ये बेनिफिशियरी है, ठीक है। तो कोई कह रहा है ये बेनिफिशियरी है। भैया लेटर का कोई बेनिफिशियरी नहीं होता, फोन का बेनिफिशियरी होता है। मान लीजिए आपने किसी को फोन दिया तो वो उस फोन से बेनिफिट ले सकता है, कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, बात कर सकता है। आपने किसी को पैसे दे दिए, किसी को पैसे उधार दे दिए मान लीजिए, ठीक है। तो वो उससे बेनिफिट ले सकता है, उसको खर्च कर सकता है, उससे अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकता है। आपने किसी के लिए घर खरीद दिया तो उससे उस पर्सन को बेनिफिट हो सकता है कि मतलब खराब मौसम से, और मतलब उसकी सुरक्षा होगी, उसको रहने के लिए एक ठिकाना हो गया। लेटर से कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। लेटर का रेसिपिएंट होता है, बेनिफिशियरी कोई नहीं होता, ठीक है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये कि ही रोट अ लेटर फॉर मी सही है बेटा, लेकिन इसका मीनिंग वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ही रोट अ लेटर फॉर मी का मतलब है कि उसने मेरे लिए एक लेटर लिख दिया। सपोज मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो इलिटरेट है, इलिटरेट पर्सन है, उसको लिखना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू राइट, उसको लिखना नहीं आता। लेकिन उसको अपने किसी जानकार पर्सन को, नाते रिश्तेदार को कोई लेटर भेजना है, ठीक है। अब चूंकि उसको लिखना आता नहीं है तो वो किसी से रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे लिए एक लेटर लिख दो, ठीक है। तो कोई पर्सन उसको लेटर लिख देगा, उसके बिहाफ पे लेटर लिख देगा। तो ये जो फॉर है ना, फॉर का मतलब है कि मी ने लेटर, मी के बिहाफ पर इसने लेटर लिख दिया। ही रोट अ लेटर फॉर मी का मतलब जो मी था वो खुद लेटर नहीं लिख सकता, तो इसलिए ही ने उसके लिए लेटर लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है।
ही रोट अ लेटर फॉर मी का मतलब वो नहीं होता जो तुम समझ रहे हो कि लेटर से मुझे कोई बेनिफिट हो गया, बेनिफिट कुछ नहीं होता। ये जो फॉर होती है ना प्रेपोजिशन, ये ट्रांसफर की भी प्रेपोजिशन, ये सब्स्टिट्यूट की भी प्रेपोजिशन होती है बेटा। देखो अभी मैं समझाता हूँ, समझ जाओगे सारे लोग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, कमल, कमल एक्टेड फॉर सरल लास्ट वीक। कमल एक्टेड फॉर सरल लास्ट वीक। कोई बच्चा इसका मतलब मुझे बताएगा कि इस सेंटेंस का मतलब क्या? मान लो कहीं पर तुम ये पढ़ो लिखा हुआ कि कमल एक्टेड फॉर सरल लास्ट वीक, बताओ बेटा। अगर कहीं पर तुम ये लिखा हुआ पढ़ो, कोई नया ऑनलाइन बैच आएगा बेसिक से, वी आर वेरी सीरियस, वी आर डैम सीरियस अबाउट दैट। हम बहुत सीरियस हैं एक बेसिक का बैच लाने के लिए ऑनलाइन में। बट आजकल ऐसी रेल बन गई है, मतलब आप लोग पता नहीं समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे। दिन में मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, ठीक है, मुखर्जी नगर में बैचेस बन गए, तो दिन में ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ इंग्लिश के। शाम को एक एसएससी बाई एग्जामपुर चैनल पर, एसएससी एग्जाम्स बाई एग्जामपुर चैनल पर एक मैं शाम को 6 से 7 क्लास लेता हूँ। 8 बजे, 8:30 बजे, लगभग 8 बजे मैं घर पहुंचता हूँ। उसके बाद डिनर करता हूँ। उसके बाद जब कभी मन होता है तो यूट्यूब पे, जैसे आज मन था तो आप लोगों के साथ में यूट्यूब पर एक क्लास भी रख ली। इतना टाइट शेड्यूल है, ठीक है, कि हम खूब चाहते हैं कि ऑनलाइन बेसिक्स का बैच बनाएं, ठीक है, बट टाइम अभी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में यू कैन एक्सपेक्ट वन इन इन द एंड ऑफ अप्रैल। और देखिए मार्च में तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, मार्च तो गया समझ लीजिए। बट हाँ ये है कि वी विल प्लान अ बेसिक्स, बैच ऑफ बेसिक्स, बेसिक फंडामेंटल्स, ठीक है, फॉर बिगनर्स इन द मिड ऑफ अप्रैल और इन द एंड ऑफ द अप्रैल, ठीक है। अप्रैल के स्टार्टिंग में, अप्रैल के मिड में हम ऐसा, मतलब वी आर सीरियस अबाउट दैट। बट सीरियस होने से काम नहीं चलता ना, फिजिबल भी तो होना चाहिए। शेड्यूल इतना टाइट है तो फिजिबल नहीं है ना। पिछले हफ्ते कमल ने सरल की जगह काम किया, वेरी गुड भाई, देखो ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं। हाँ ये ऐसे बच्चे होते हैं अच्छे। हाँ और देखो टीचर्स का प्रोग्राम, सर अयोध्या आ जाइए। अयोध्या, आ जाएंगे बेटा, अयोध्या भी आएंगे। तो बात पता है यहाँ पर क्या है? बात यहाँ पर ये है, गत सप्ताह कमल ने सरल के लिए कार्य किया। अब मुझे लग रहा है कि इसने गूगल ट्रांसलेटर यूज किया है। इतनी शुद्ध हिंदी बच्चे, अगर तुमने वास्तव में अपने आप लिखी, भाई तुम्हें कोटि कोटि नमन, ठीक है। कितनी शुद्ध हिंदी बच्चे ने लिखी है, गत सप्ताह कमल ने सरल के लिए कार्य किया। अच्छी बात है कि स्पेलिंग्स एकदम सही, मात्राएं वात्राएं सब एकदम सही, वाह भाई वाह, ठीक है। तो अगर भाई क्या नाम है बच्चे का, राकेश वडवाल, ठीक है, अगर भाई ये अपनी खोज है, आपका स्वतः ज्ञान है, तो बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा लगा कि मतलब हिंदी को इतने शुद्ध रूप में यूज करने वाले मतलब आज भी मतलब यूजर्स हैं हिंदी के। और गूगल पेस्ट किया है, मतलब गूगल ट्रांसलेट किया, तब तो खैर बात ही क्या। अच्छा गूगल ट्रांसलेट नहीं किया बच्चे ने, देखो बता रहे हैं, वेरी गुड। कमल ने सरल के लिए पिछले सप्ताह अभिनय किया। ये अभिनय क्रिया या कार्य क्रिया? बेटा गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है, बढ़िया। खैर तो इसका मतलब यही है कि कमल ने लास्ट वीक सरल की जगह पर काम किया, मतलब सरल की जगह पर उसने काम कर दिया। ये जो फॉर प्रेपोजिशन है ना, ये सब्स्टिट्यूट की प्रेपोजिशन है। मैं आपको ये समझाना चाहता था। देखो इंग्लिश में कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, एक होती है एक्ट फॉर, एक होती है स्पीक फॉर, ठीक है। एक्ट फॉर हो गई, स्पीक फॉर हो गई, एक स्टैंड फॉर, ठीक है। इन सब का मतलब एक होता है टू रिप्रेजेंट, किसी को रिप्रेजेंट करना। ये जो फॉर प्रिपरेशन है ना, ये इसका बेसिक पर्पस होता है। फॉर का यूज हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। भरोसा करें हिंदी मीडियम वालों पे? नहीं, मैं करता हूं मैं, हाँ। ऐसे हिंदी के मतलब शुद्ध हिंदी के यूजर्स जो हैं आज भी हैं, ठीक है, हाँ। और वो बड़ी मतलब शुद्ध हिंदी बोलते हैं, लिखते हैं। हम लोगों की तो हिंदी हो गई गड़बड़, देखिए सही बताएं तो हमें खुद नहीं पता कि जो हिंदी में हम मतलब जो बोलते हैं या जो हिंदी में लिखते हैं वो वास्तव में शुद्धतम है कि बस काम चला हुआ है, ठीक है, हाँ। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदी को बड़ा एकदम शुद्ध ही लिखते हैं और शुद्ध ही बोलते हैं, मतलब उनका वाचन, उनका प्रयोग बहुत शुद्ध है।
हम्म। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते। बहुत देर में कर दी तुमने आते आते। तो मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा था बच्चों कि जो फॉर होती है प्रेपोजिशन सब्स्टिट्यूशन की प्रेपोजिशन होती है, इसका यूज हम सब्स्टिट्यूट के लिए करते हैं। जैसे कमल जो है वो सरल का सब्स्टिट्यूट बन गया एक हफ्ते के लिए, उसने कमल की जगह, कमल ने सरल की जगह पे काम कर दिया। तो ये जो फॉर प्रेपोजिशन है सब्स्टिट्यूट रेफर करती है। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस, प्रेजेंस के थ्रू अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें तो स्टैंड फॉर। अगर हम किसी पर्सन को स्पीच के थ्रू रिप्रेजेंट करें कि हम उसके बिहाफ पर बोलें तो स्पीक फॉर। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करें बाय मीन्स ऑफ एक्शन, एक्शन के बिहाफ मतलब थ्रू किसी को रिप्रेजेंट करें तो एक्ट फॉर। तो एक्ट फॉर का मतलब हम किसी पर्सन की जगह पे काम कर रहे हैं, उसके फेवर में काम कर रहे हैं या उसकी जगह पर काम कर रहे हैं। स्पीक फॉर का मतलब हम उसके बिहाफ पर बोल रहे हैं, उसके फेवर में बोल रहे हैं। स्टैंड फॉर का मतलब कि हम उसके बिहाफ में आए, मतलब उसकी जगह पर एज ए सब्स्टिट्यूट हम आ गए। ठीक है। तो ये जो फॉर प्रिपोजिशन होती है बच्चे, हाँ ठीक है, ये जो फॉर प्रिपोजिशन होती है बच्चे, ये फॉर प्रिपोजिशन का यूज हम सब्स्टिट्यूट्स के लिए करते हैं, सब्स्टिट्यूट्स के लिए। ठीक है। तो वो जो मैंने ये सारी बातें क्यों बताई, ये सारी बातें हमने बच्चे इसलिए डिस्कस की हैं कि वो जो एक एग्जांपल नहीं था, ही रोट अ लेटर फॉर मी, ही रोट अ लेटर फॉर मी। तो इसमें ये जो फॉर प्रेपोजिशन है ना, ये बेनिफिशियरी के लिए नहीं यूज हो रही है, ये रिप्रेजेंटेटिव के लिए यूज हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि लेटर से उसे बेनिफिट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसने लेटर इसके बिहाफ पे लिख दिया। ही रोट अ लेटर फॉर मी का मतलब मेरे बिहाफ पे उसने लेटर लिख दिया मेरी तरफ से। मुझे लिखना नहीं आता है, मेरे हाथ में चोट लग गई या कुछ भी कोई भी वजह हो, तो मैंने खुद ना लिख के उससे लिखवा लिया, इसका मतलब ये है। मैं आपको फॉलो करता हूँ भाई, थैंक यू। ठीक है। कहीं मतलब मैं घर से मुखर्जी नगर जाता हूँ, मुखर्जी नगर से वापस आता हूँ, वहां तो फॉलो नहीं करता रहता है। ठीक है। ये जो थम्स अप होता है दैट इज अ सिंबल दैट आई हैव गॉट द पॉइंट। इफ यू गेट द पॉइंट यू गिव अ थम्स अप। ठीक है। अरे बिलीव करता हूँ भाई, क्यों सेंटी हो रहा है, देखो पीछे पड़ गया। मैं आई बिलीव। चलो ये हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वी हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक, बिसाइड्स माई टीचर्स एंड पेरेंट्स आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। सबसे पहले ये है सेंटेंस ए। देखो बच्चों, ये है सेंटेंस ए और ये है सेंटेंस बी। बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। कैन आई सेंस द लैंग्वेज एंड कैन एंड सॉल्व कैट एंड बैंक PORC बट आई कैंट सॉल्व क्रिटिकल कॉमन एरर क्वेश्चंस, व्हाट शुड आई डू। पिन टू, your name is pin 2, that's why you have used 2 after pin. Okay, dear pin 2, you need to have a clear understanding of the concepts of language and technicalities of language. Those who face problems while attempting common error questions, sentence improvement questions, fill in the blanks question, they are actually weak at technicalities of this language. They don't understand the basic concept, they don't understand the technical concepts of this language. Then you need to work at your grammar uses. Grammar concepts पे आपको काम करने की जरूरत है। हम्म। देखिए, बिसाइड्स माई टीचर्स एंड पेरेंट्स आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, वी हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। अब चलो आ गया है सीरियल में तो डिस्कस करना पड़ेगा, बट है बहुत टेढ़ा, थोड़ा सा फोकस बना के रखना, मतलब इधर उधर मत हो जाना। ठीक है। बी फोकस्ड, फोकस्ड रहना तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो ये मिस हो जाएगा बेटा। सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट। हाँ, सबसे पहले तो यही बताइए कि विच ऑफ दिस टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एंड विच वन इज नॉट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं है। एनी बुक, चलिए मैं भी बुक भी कोई सजेस्ट करता हूँ, बट एक्चुअली ना बुक्स आर ऑलवेज इनकम्प्लीट। बुक्स कोई भी आप पढ़ लीजिए, बुक्स आर इनकम्प्लीट, बुक्स शो द जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। बुक्स जो होती हैं वो कॉइन की एक साइड ही बताती हैं। एक्चुअल में हमें कंफ्यूजन ना कॉन्टेक्स्ट से होता है, हमें कंफ्यूजन इसलिए होता है कि सेंटेंस में कोई वर्ड चेंज हो गया, ठीक है, किसी वर्ड की पोजीशन चेंज हो गई, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है कॉन्टेक्स्ट पे, वो हमें समझ में नहीं आता। बुक्स वो नहीं सिखाती हैं। बुक्स में केवल ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि
थोड़ा सा नॉलेज जो होती है वो ज्यादा ब्रॉड हो जाती है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉड हो जाएगी, आपके पास बड़ा स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। बट बुक्स वो कंपैरिजन नहीं करा पाती कॉन्टेक्स्ट का, कि अगर ये कॉन्टेक्स्ट होगा ये कॉन्टेक्स्ट होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बुक्स वहां पे लैक करती हैं। मैं पढ़ाता हूँ तो मजा आ जाता है, वेरी गुड। आंसर, वी हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक, बिसाइड्स माई टीचर एंड पेरेंट्स, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। फर्स्ट रॉन्ग, वेरी गुड। सेकंड करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो बच्चे सही आंसर बता रहे हैं, मतलब आंसर बता रहे हैं, बस ये बात अच्छी है। हम्म। इट्स यूजफुल फॉर एवरीवन बच्चे, ये सबके लिए यूजफुल है। इट्स यूजफुल फॉर एवरीवन। नाउ से, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सारी बातें किनारे रखकर, ठीक है। कि हम बिसाइड्स का यूज कब करते हैं, देखिए। बिसाइड्स जो प्रेपोजिशन होती है, बिसाइड्स का मतलब सबसे पहले क्या है, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, ये इसका मतलब होता है। इंक्लूडिंग, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। बिसाइड्स जो हमारी प्रेपोजिशन है बच्चे, ये एक प्रेपोजिशन है बिसाइड्स, और इसका मतलब होता है इन एडिशन टू या इंक्लूडिंग। सबसे पहले ये बात समझनी है, ठीक है। सर आपके पास पढ़ना है बट फीस ज्यादा है। चलो थोड़ा सा कुछ काम इस पे करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ। सबसे पहले तो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को समझने के लिए, अभी कोई बच्चा कह रहा है कि दोनों सही है, कोई कह रहा है दोनों गलत है, कोई कह रहा है पहला सही है, कोई कह रहा है दूसरा गलत है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये, अगर आंसर समझना चाहते हो, अगर आंसर समझना चाहते हो तो आपको पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बिसाइड्स हमारी प्रेपोजिशन होती है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू और इंक्लूडिंग। जैसे मैंने लिखा, आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज। अब जैसे मैंने ये लिखा, आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, कि मतलब मुझे पढ़ना, मूवीज देखने के अलावा पसंद है, मतलब मूवीज देखना मुझे पसंद है, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज, बट आई एंजॉय रीडिंग टू, कि मुझे रीडिंग भी पसंद है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा, हाँ, बिसाइड्स इज ऑल्सो एडवर्ब, हाँ, इट मीन्स एज वेल, वेरी गुड बच्चे, देखो बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई और सही बात है। आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, तो इसका मतलब पता है क्या बच्चे होता है? इसका मतलब ये होता है, आई एंजॉय watching movies watching movies and also reading। ये इसका मतलब होता है। अगर हम ये लिख रहे हैं, आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हो जाएगा कि आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड ऑल्सो रीडिंग, कि मुझे एंजॉय, मैं एंजॉय करता हूं मूवीज देखना और पढ़ना, पढ़ना भी। तो जब भी हम बिसाइड्स यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो एक बेसिक्स ऑनलाइन का बैच स्टार्ट करें। बेटा मैं बता रहा हूँ, आई एम डैम सीरियस अबाउट स्टार्टिंग अ बेसिक्स बैच ऑनलाइन। मैं ऑनलाइन एक बेसिक्स का बैच स्टार्ट करने को लेकर बहुत सीरियस हूँ। बट समस्या ये है कि जब से हमने मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट हो गए हैं, मतलब और क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तब से बिजी हो गए, टाइम नहीं बचता। अभी देखो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं इस समय यूट्यूब पर, अब इसके बाद में टाइम नहीं है, इससे पहले बिजी थे। तो थोड़ा सा कहीं पे टाइम निकालते हैं तो एक बैच जरूर बना देंगे, ठीक है, बेसिक्स का एक बैच, जिसमें बेसिक्स जो है बहुत डिटेल के साथ में पढ़ा देंगे। हम्म। बेटा ऑल्सो इंक्लूडिंग एक ही होता है, एंड ऑल्सो का मतलब इंक्लूडिंग ही होता है। तुम लोग कितने, मतलब इतने, मतलब ये तो मत करो कम से कम, ठीक है। शो सम मेच्योरिटी, कुछ चीजों को समझने के भी याद क्या करो। बच्चा केवल याद कर लेना चाहता है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाता। एंड ऑल्सो का मतलब इंक्लूडिंग तो हो गया परेशान आत्मा है, अब वो परेशान है एक आत्मा।
तो यहाँ पे देखो एंड ऑल्सो का मतलब बेटा इंक्लूडिंग हो गया, एंड का मतलब प्लस होता है ना, एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, तो एंड ऑल्सो रीडिंग का मतलब अब रीडिंग को भी इसी में जोड़ लो, तो मतलब रीडिंग भी इसमें इंक्लूड हो गई। बच्चा थोड़ा भी दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहता। ये चीजें मुझे बड़ी मतलब मतलब दुखी तो नहीं कहूंगा कि दुखी करते हैं, दुखी भी तो नहीं होता हूं मैं, लेकिन ये थोड़ा खराब लगता है कि बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 20-22 साल का है, ठीक है, और 12th कर चुका है, और फिर ये छोटी छोटी बातें क्यों नहीं समझता, क्यों इतनी मेच्योरिटी रखता है। चलो, अब इसके बाद में जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। आई एंजॉय नथिंग, आई एंजॉय नथिंग बिसाइड्स बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज। डिफरेंस समझना, आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, और मैंने लिख दिया आई एंजॉय नथिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड वॉचिंग मूवीज एंड ऑल्सो नथिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, इनमें केवल इतना डिफरेंस है कि यहां पे रीडिंग लिखा हुआ है और यहां पे नथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। रीडिंग जेरेंड, नथिंग प्रोनाउन है। उसके बाद में क्या हुआ, ये हम मान लेते हैं सेंटेंस ए है और ये सेंटेंस बी है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस ओरिजिनल क्वेश्चंस में था वही जो है वो उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया, मतलब ये जो डिफरेंस यहां पर था ना ओरिजिनल सेंटेंस में, वही डिफरेंस उनके ट्रांसफॉर्मेशन में हो गया। जैसे हमने लिखा था आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड ऑल्सो रीडिंग, तो उसमें रीडिंग नहीं, इसमें रीडिंग नहीं है, नथिंग है, तो हमने लिख दिया एंड ऑल्सो नथिंग। अब मुझे बस ये बता दो कि ए और बी में से कौन सा सेंटेंस सही कौन सा गलत। फिर से समझ लो मैं जो पूछ रहा हूं, ये सेंटेंस है ए, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड ऑल्सो रीडिंग, और ये सेंटेंस है बी, आई एंजॉय वॉचिंग मूवीज एंड ऑल्सो नथिंग। कौन सा सही है उसे बता दो। इंग्लिश बहुत आसान है, इजी है, बट इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम्स। हमारे बच्चे जो इस उम्र में इंग्लिश सीखते हैं ना, खास करके जब वो ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो वो बहुत हड़बड़ी में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वो चाहते हैं एकदम सटाक 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 इंग्लिश सीख जाएं, वो चाहते हैं एकदम से 1 मिनट में 50 क्वेश्चन हो जाएं, 1 घंटे में 1000 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हो जाएं, 35 क्वेश्चन हो जाएं, वो बड़ी हड़बड़ी में होते हैं, इस चक्कर में सीख नहीं पाते। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो लैंग्वेज बहुत बारीकी के साथ में, बहुत तसल्ली के साथ में, बहुत चैन के साथ में सीखी जाती है। लेकिन इस उम्र में जब हम 20 साल 22 साल के हो गए होते हैं तो हमारे अंदर चैन नाम की चीज खत्म हो जाती है, हम होते हैं बेचैन, हमें सब एकदम से सटासट सटासट चाहिए, ठीक है। फिर टीचर उसी तरीके की क्लास भी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन 1 घंटे में, 1 घंटे में 1500 क्वेश्चन, 1 घंटे में 1000 क्वेश्चन। अरे भाई क्यों पगलापन दे रहे हो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में चल जाता है, अगर लैंग्वेज में ऐसे नहीं चलता, लैंग्वेज में तो आपको बहुत स्लो पढ़ना पड़ता है चीजों को समझ के, तब डाउट्स खत्म होते हैं। जल्दी जल्दी लैंग्वेज आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप नहीं समझ पाओगे, कंफ्यूजन करते जाओगे, आगे बढ़ोगे पीछे कंफ्यूजन होते जाएंगे। लैंग्वेज को जब तक डेलिकेसी से नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आता, ठीक है। बेमतलब क्वेश्चन आंसर याद कर लो, रूल्स याद कर लो, वो अलग बात है। अभिनय सर ने आपके बारे में बोला था कि आप क्लियर पढ़ाते हो, एंड ही इज कंप्लीटली राइट। थैंक यू कहना सर को मेरी तरफ से। अब देखो पता है क्या, जिसमें थोड़ा सा भी सेंस है बच्चे में, ठीक है, वो ये जान जाएगा कि बी सेंटेंस गलत है, ये सही है। क्योंकि ऑल्सो का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं। अब मान लो एक पर्सन है वो मूवीज देखना भी पसंद करता है, रीडिंग भी पसंद करता है, तो आपने एंड ऑल्सो लिख दिया, ये सही है। लेकिन ये अगर आप एंड ऑल्सो लिख रहे हो, उसका लिख रहे हो नथिंग, नथिंग तो जीरो है, तो अगर कोई चीज है ही नहीं दूसरी एंजॉय करने के लिए तो फिर आपने एंड ऑल्सो क्यों लिखा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस बी है ना, ये गलत है। अच्छा, अगर बी गलत है तो ये जो सेकंड सेंटेंस हमने लिखा था ये भी बी का ट्रांसफॉर्मेशन था, तो ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हैं।
आई एंजॉय नथिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, ये गलत है। ये गलत इसलिए, ये सीधे तुम्हें नहीं पता चलेगा ये गलत क्यों है, एंजॉय नथिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज, क्योंकि तुम ट्रांसलेशन इसका सही कर लोगे। हमारे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या जो हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं, इनके साथ में समस्या क्या है, ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं। जब इनको कोई बात समझ में नहीं आती, ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन कर लेते हैं और ट्रांसलेशन करके उसका मीनिंग सही समझ लेते हैं। अच्छा, मीनिंग इनको समझ में एक्चुअल में आता नहीं है कि सही सेंटेंस का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये जो इनका मन करता है वही समझ लेते हैं और उनको लगता है ये सही है। तो ये पता है क्या बच्चे, आई एंजॉय रीडिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज एकदम सही है, लेकिन आई एंजॉय नथिंग बिसाइड्स वॉचिंग मूवीज ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं तो हम उनको बिसाइड्स प्रीपोजिशन की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई दोनों, ये भी और वो भी। लेकिन अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन हो, दूसरा कोई ऑप्शन हो ही ना, अब जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन है, रीडिंग और वॉचिंग मूवीज, तो हमने बिसाइड्स यूज कर लिया। अब यहाँ पर वॉचिंग मूवीज के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं जिसे मैं एंजॉय करता हूँ, तो नथिंग है। ठीक है, तो बिसाइड्स नहीं यूज करो ऐसे में। ऐसे में पता हमें क्या लिखना चाहिए? ऐसे में हमें लिखना चाहिए आई एंजॉय नथिंग अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग मूवीज या एक्सेप्ट फॉर वॉचिंग मूवीज। या तो आप अपार्ट फ्रॉम लिख सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो एक्सेप्ट फॉर वॉचिंग मूवीज। एक्सेप्ट फॉर का मतलब के सिवाय, मतलब मूवीज देखने के सिवाय कुछ नहीं पसंद। अपार्ट फ्रॉम लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो बच्चे। तो या तो आप अपार्ट फ्रॉम यूज कर लो, एक्सक्लूडिंग मत यूज, मतलब बिसाइड्स मत यूज करो, बात यह है। हम्म, चलिए वन मोर क्वेश्चन। दे हैव नो फ्रेंड बिसाइड्स सरल। ठीक है, दूसरा, दे हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, एक मिनट, अ फ्यू मत लिखो बच्चे, सम लिख दो। दे हैव सम फ्रेंड्स बिसाइड्स सरल। चलो, अब जल्दी से मुझे बता दो कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। दे हैव नो फ्रेंड्स बिसाइड सरल, ये सही है, या दे हैव सम फ्रेंड्स बिसाइड सरल, ये सही है? बेटा, मेरी रेगुलर क्लास 6 बजे से 7 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पे होती है। ये रात की क्लास अब रेगुलर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़ी सी हफ्ते में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। दे हैव नो फ्रेंड्स बिसाइड सरल, दे हैव सम फ्रेंड्स बिसाइड सरल। अब समझ में आ गया होगा। देखो, दे हैव नो फ्रेंड्स बिसाइड सरल का मतलब क्या हो गया? दे हैव नो फ्रेंड्स बिसाइड सरल का मतलब क्या हो गया? कि उनका सरल के अलावा कोई दोस्त नहीं है। तो यहां पे हम ऐड नहीं कर रहे, यहां पर हम निकाल रहे हैं कि नो फ्रेंड्स में से सरल को एक्सक्लूड किया जा रहा है, ऐड नहीं किया जा रहा। ऐड तो तब किया जाता है जब सरल के अलावा और भी उनके फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि और फ्रेंड्स उनके सरल के अलावा है नहीं। तो आप यहाँ पे बिसाइड्स मत लिखो, आप यहाँ पे लिखो एक्सेप्ट फॉर, नहीं तो लिखो अपार्ट फ्रॉम। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या है कि सम फ्रेंड्स सरल, तो मतलब सरल भी उनका दोस्त है और सरल के अलावा कुछ और भी दोस्त हैं। तो यहाँ पे एडिशन की जरूरत है, क्योंकि सरल के अलावा भी कुछ लोग हैं ना, तो एडिशन की जरूरत है, तो हमने बिसाइड्स यूज कर लिया। यहाँ पर क्या था, सरल के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो हमें कोई दूसरा जब है ही नहीं तो हम किस में ऐड करेंगे, तो एडिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, इसलिए बिसाइड्स गलत हो गया। तो बिसाइड्स का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी ऑलरेडी हैव समथिंग टू ऐड टू, जब हमारे पास पहले से ही कुछ होता है और उसमें ऐड करने के लिए। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी ना हो ऐड करने के लिए, तो बच्चे बिसाइड्स मत लिखा करो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जब ये बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी, तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन ये थे, ये क्वेश्चन ए है, ये क्वेश्चन बी है। इसमें लिखा हुआ वी हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक एंड बिसाइड्स माय टीचर एंड पेरेंट्स आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। अब बताओ कि दोनों सही या एक सही या एक गलत, क्या कहानी है? गॉट द पॉइंट, वेरी गुड भाई, बच्चों को अच्छी बात है, बच्चों को समझ में आ गया। अब जल्दी से बता दो बेटा। बताओ बेटा, वी हैव फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक, ये सही है, या बिसाइड्स माय टीचर्स एंड पेरेंट्स आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, ये सही है?
कौन सा सही है? पता है बेटा, दोनों ही गलत है। ये दोनों ही गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। पता है क्यों नहीं सही है? ये तो साफ तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये नेगेटिव है, कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स के अलावा किसी और का भरोसा नहीं करता। तो यहाँ पे कोई भी दूसरा ऐड करने के लिए है नहीं, जो भी है वो पेरेंट्स और टीचर्स हैं, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है जिनको ये भरोसा करता हो। तो फिर बिसाइड्स का यूज ऐसे में मत करो। बिसाइड्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी के साथ में किसी और को भी ऐड करना हो। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो यहाँ पे बिसाइड्स मत लिखो। अच्छा, इसमें क्या है, जो हमने फ्यू लिखा है, जो बच्चे जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ, फ्यू का मतलब भी नेगेटिव होता है, ऑलमोस्ट नो। तो जो फ्यू है ना, ये भी नेगेटिव है, जैसे ये डोंट नेगेटिव है। तो इसका भी मतलब यही है कि म्यूजिक और क्रिकेट के अलावा कुछ और हमें कॉमन नहीं है, हमें बस क्रिकेट और म्यूजिक ही कॉमन है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं कि वो क्रिकेट और म्यूजिक को लाइक करते हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा कॉमन चीज नहीं है उनके बीच में, ठीक है। तो अगर हम फ्यू लिख रहे हैं तो इसका भी मीनिंग नेगेटिव है, डोंट टच लिख दे तो भी मीनिंग नेगेटिव है। तो इसका मतलब हमें एडिशन नहीं शो करना है, हमें एडिशन शो नहीं करना है। तो अगर एडिशन नहीं शो करना है तो बिसाइड्स प्रिपरेशन गलत हो गई, क्योंकि बिसाइड्स प्रिपरेशन एडिशन के लिए ही लिखी जाती है। अब अगर यहाँ पे देखो कैसे सही हो सकता था, अगर यहाँ पे लिखा होता वी हैव अ फ्यू थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स क्रिकेट एंड म्यूजिक, तो सही हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है भाई क्रिकेट और म्यूजिक के अलावा हमें कुछ और भी चीजें कॉमन है। लेकिन फ्यू लिख दिया तो इसका मतलब और चीजें तो कॉमन है ही नहीं। तो अगर और कोई चीज कॉमन है ही नहीं तो आप एडिशन कर किस में रहे हो? तो ये बिसाइड्स हटाओ, इसकी जगह लिखो अपार्ट फ्रॉम। ठीक है। उसके बाद में हमने लिखा बिसाइड्स माई टीचर्स एंड पेरेंट्स आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। अगर वहां पे लिखा होता बिसाइड्स माई टीचर्स एंड पेरेंट्स आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, अगर ऐसे हम लिख दें बिसाइड्स माई टीचर्स एंड पेरेंट्स आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपने टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ साथ में अपने मतलब अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ट्रस्ट करता हूँ। तो एडिशन हो जाता है कि भाई टीचर्स और पेरेंट्स के साथ में फ्रेंड्स को भी ऐड कर लिया। लेकिन वहां कोई ऐड करने के लिए है ही नहीं, वहां तो लिखा आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, किसी और का भरोसा नहीं करता। तो फिर जब किसी में आप ऐड नहीं कर रहे हो तो ये बिसाइड्स क्यों लिखा? अपार्ट फ्रॉम लिख दो। तो बिसाइड्स का यूज हम एडिशन के लिए करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई एडिशन ना करना हो तो बिसाइड्स का यूज मत किया करो। और ट्रांसलेशन करके इंग्लिश सीखने की आदत छोड़ दो, ये खतरनाक आदत होती है, इसमें लेने के देने पड़ते हैं। ठीक है। सम हुआ बच्चे, सही हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे फ्यू थिंग्स की जगह सम थिंग्स हुआ तो सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। हाउ टू ज्वाइन टीचर प्रोग्राम, टीचर प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और वो जो मैंने टास्क दिया था उसका रिप्लाई भेजा है तो आप चिंता मत करो, शांत बैठो। आपको लिंक एक सैटरडे की मीटिंग का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। एंड आई होप यू मस्ट हैव लर्नड सम न्यू थिंग्स टुडे इन दिस सेशन, एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग विद यू ऑल, एंड आई थिंक यू टू, तुम लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। हम्म। आप फिर लिख सकते हैं बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी सेंटेंस को उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही नहीं किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में हमेशा रखना, कभी भी किसी सेंटेंस को उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही नहीं किया जाता, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ सर, सीजीएल 2000 में एसएससी लेगी या फिर सीईटी? अभी तक तो यही लग रहा है कि सीईटी लेगी। चलें, तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से बाय नाउ, ओके, एंड मीट यू सून। फिर से आप लोगों को जल्दी ही मिलते हैं, और फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उनके थ्रू इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स और यूसेस को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सभी को बाय।